तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो हम देख रहे थे पेट एग्ज़ाम, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं दोस्तों, जो कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाती है दोस्तों। तो इसका हम सॉल्व पेपर की स्टडी कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं 2022 प्रथम पाली में 16/10/2022 को ये पेपर पूछा गया था, तो उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और तो बने रहिए दोस्तों अपने इस चैनल पर, और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। तो हम देखते हैं अपना लेक्चर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो कौन सा अधिनियम है जिसने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग कंपनियां, जो कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम। सी है बैंकिंग विनिमय अधिनियम। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि जो बैंकिंग कंपनियां थी, ऑप्शन ए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजकोषीय नीति सुधार, बी है मौद्रिक नीति सुधार, सी है वैश्वीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम जो था वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण के रूप में सामने आया था। तो वैश्वीकरण जो है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन है जिनको भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अरुण कृष्णन, बी है एम.एस. स्वामीनाथन, सी है वर्गीज कुरियन, और डी ऑप्शन है सैम पित्रोदा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसका ऑप्शन बी है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो जो अगर हम विश्व स्तर पर करें वर्ल्ड वाइज, तो कौन से हैं, नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो वर्ल्ड स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और अगर भारत के जनक हरित क्रांति के जनक कहें तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित थे। तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों जब हम 2023 का सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें भी पूछा गया था। तो ऑप्शन सी जो है आयरलैंड, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। ये संविधान में भाग 4 में उल्लेखित हैं। इनमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आते हैं। तो दोस्तों जो आयरलैंड है वहाँ से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे अपने भारतीय संविधान में। दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा दोस्तों। जो अनुच्छेद 19 है, 19 के लिए है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं दोस्तों, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दोस्तों 23 और 24 में दिया गया है, अनुच्छेद 23-24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25, 26, 27, 28 अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों इनको भी आप याद करके चल सकते हैं, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका
किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन ए है विधानमंडल, बी है जनता के, और सी है न्यायपालिका के, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन ए है जो विधानमंडल। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है तो दोस्तों ऑप्शन ए है लिखित और विस्तृत संविधान, बी है द्विस्तरीय सरकार, और सी है एकल नागरिकता, और डी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन जो है आपका उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं पहले देख लेते हैं कि लिखित संविधान, तो लिखित संविधान भी हो जाएगा आपका राइट। फिर है विस्तृत संविधान, और विस्तृत संविधान भी दिया गया है तो ये ऑप्शन राइट होगा। और इसमें पूछा गया है मुख्य विशेषता नहीं है, तो नहीं वाला देखना है हमें। एकल नागरिकता भी है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, और त्रिस्तरीय सरकार भी है। ऑप्शन जो बी है वो आपका जो है द्विस्तरीय सरकार नहीं होती है हमारे भारतीय संविधान में, और त्रिस्तरीय सरकार होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो मुख्य विशेषता नहीं होगी हमारे भारतीय संविधान की। तो ऑप्शन बी जो है इसमें इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हार्स पावर जो होता है लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर जो होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना, बी है भोजन का पाचन, और सी है कागज का जलना, और डी है पानी का भाप में रूपांतरण। तो कोयले का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। बी ऑप्शन जो है भोजन का पाचन, इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और सी है कागज का जलना, इसमें भी। और जो पानी का भाप में रूपांतरण होता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका 10 नंबर का जो है कोयले का जलना भी है, भोजन का पाचन भी है, कागज का जलना भी है। रासायनिक अभिक्रिया जो है डी, ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिया निम्न में से किसका रोग है? तो नाक का है, बी है मसूड़ों का, सी है हृदय का, और डी है फेफड़ों का। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मसूड़ों में ही पायरिया रोग हो जाता है जिससे कि खाना खाने वगैरह में दिक्कत होने लगती है। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पायरिया मसूड़ों का रोग होता है दांत साफ करते समय और भोजन करते समय मसूड़ों में खून आना पायरिया का पहला लक्षण होता है। दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? फ्लोएम एक उत्तक होता है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों बता दें कि जो फ्लोएम और जाइलम दो उत्तक होते हैं जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम का काम क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वहाँ से खनिज पदार्थ और वाटर को लेकर आता है पत्तियों तक, और पत्तियां फिर जब भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से, फिर बाद में फ्लोएम का काम क्या होता है पूरे जो पेड़ है उसमें उस भोजन को एनर्जी को बांटना। तो फ्लोएम का यह काम होता है। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सी जानवरों के प्रजनन अंगों में नहीं होता है, और बी स्तनधारियों में नहीं होता है, कीटों में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा 11th का। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु क्रियात्मक रूप से वे एक सामान्य होती हैं। इसका प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है दोस्तों। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 11th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12th नंबर जो क्वेश्चन है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? भारत फर्स्ट है ग्राम, फिर है खंड, और फिर जनपद आता है। तो इसमें टोटल जो है 3 पंचायती जो स्तर होते हैं राज्य व्यवस्था में, 3 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो उनको भी देख लेते हैं।
जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम 13 को 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 0.8125 पर। तो ये कितना आएगा 0.8125। और अगर हम बी ऑप्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 0.875। और 31/40 को डिवाइड करते हैं तो 0.775 आ जाएगा। और 63 को अगर हम डिवाइड करते हैं 80 से तो 0.7875 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा भिन्न होगा दोस्तों हमारा ये ऑप्शन बी जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा लास्ट में, अगर हम इसको टोटल डिवाइड वगैरह करके तो 2.35 आ जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर है 15 क्वेश्चन जो है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा। तो 19 का कितने परसेंट जो होगा 7.6 होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7.6 को डिवाइड कर देंगे 19 से और परसेंटेज निकालेंगे 100 में, तो 40% आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 7.6 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 100 कर देना है और आपका जो है राइट ऑप्शन 40% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, तो उसमें क्या है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा उसको बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभाज्य संख्या मतलब जो 2 से ना काटी जा सके। तो 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 61, 67, 71 और 73 और 79, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है 70.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा 2.35। तो इसको आप सॉल्व कर लेना क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फिर है बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है नाइट्रिक एसिड एंड डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों H2SO4 होता है। यह तीव्र अकार्बनिक अम्ल है, यह रंगहीन व गंधहीन होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, ऑप्शन ए है स्वच्छ और पसीना, बी है सफ़ेद और मनमाना, और सी है सफ़ेद और पसीना, और डी ऑप्शन है निजी और सफ़ेद। तो दोस्तों श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा आप बताना है आपको। तो श्वेत का अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो ऑप्शन जो है आपका सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात फिर से उभरना और अकड़ से रहना। तो अकड़ से रहना तो ये हो ही नहीं सकता 20 नंबर क्वेश्चन का। तो 20 नंबर का जो है दबी हुई बात फिर से उलझना ये भी नहीं हो सकता, बेचैन या परेशान, ऑप्शन ए जो है सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची क्या होता है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पवन होता है, चक्रवात होता है, अनल होता है या फिर पावस होता है। इसमें से क्या हो सकता है आपका। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनिल का पर्यायवाची जो होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पवन। तो दोस्तों कुछ पवन के हम और पर्यायवाची देख लेते हैं
और क्या हो जाएंगे, बयार हो जाएगा, पवन हो जाएगा, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, प्रवात आदि ये जो हैं, और इसके अनेदर अनिल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठ होगा, जानना होगा, प्रकट होगा या फिर गूढ़ होगा? तो गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? गुप्त का विलोम शब्द जो है प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं 23 का जो क्वेश्चन है उसका सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सम प्लस भावना हो सकता है, बी ऑप्शन सत प्लस भावना हो सकता है, और सी ऑप्शन है सा प्लस द भावना हो सकता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो बी ऑप्शन है सत प्लस भावना, सत प्लस भावना जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों का दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को ढंग से दर्शाता है। तो इसमें संबंध देखना है। जो अपना फर्स्ट जो है क्या कह रहा है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। क्या किया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और जो सेकंड कथन क्या है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसमें से कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है वो देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। बी ऑप्शन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड जो है दोनों स्वतंत्र कारण हैं। सी ऑप्शन है कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। डी ऑप्शन है दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। तो दोस्तों देखिए, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। किसके लिए बढ़ा दी, कोई कारण होगा ना, तो ये कारण हो जाएगा आपका। और जो शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो कमी आना यानी कि कोई प्रभाव आया है, तो ये सेकंड जो कथन है उसमें प्रभाव होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा, कथन ए कारण है और कथन सेकंड जो है इसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 का विषम चुने। इसमें से विषम संख्या कौन सी है उसको चयनित करना है। तो 3 है, 13 है, 17 है, 23 है, 33 है, 67 है। इसमें से कौन सी संख्या है जो विषम है? तो स्टूडेंट्स 30 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 33 के अतिरिक्त अन्य सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 33 एक भाज्य संख्या है, अतः 33 अन्य से भिन्न होगी। तो जो 33 जो है आपकी अन्य से भिन्न होगी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का 6:10 यानी कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो एक हम इसको सॉल्व करने के लिए घड़ी बनाएंगे, फिर बाद में उसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाएंगे। तो क्या बता रहा है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का। तो मिनट की सुई के लिए 6 बनाएंगे, फिर अनुपात 10 ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें बीच में जो है 6:10 यानी कि 4 जो है वो बना लेंगे, फिर बाद में उसको अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे क्या होगा, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है, ये तो सभी को पता होगा ना। और घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। तो हम अगर 10 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चला कोण निकालेंगे तो 30:60 हो जाएगा। और इसको 10 से, क्योंकि 10 मिनट में है ना, तो 5% निकलेगा। फिर 6:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच बना कोण निकालेंगे तो 4 × 30 + 5 125 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यदि ए के 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। इसमें से कौन सा कोड है जो मोबाइल के लिए हो सकता है? तो दोस्तों जो 32 है, जिसे यहाँ पर है, यहाँ पर प्रत्येक अक्षर को उसके विपरीत अक्षरांक से कोडित किया गया है। जिससे एम जो होता है को 14 में और ओ को 12 में और बी को 25 में और जो है आई को 18 में और एल को 15 में हो जाएगा और ई को 22 में।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन जी डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज केरल राज्य में की गई। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा 33 का। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? मतलब जो गोपी है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? कोई व्यक्ति है, गोपी के माँ के इकलौते भाई यानी कि उसके नाना हुए। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, नाना। देखते हैं INS तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो वो जो INS तरकास ने लाल सागर में किसके नौसेना के बीच ये अभ्यास किया था तो बताना है। तो ऑप्शन ए है ओमान, बी है जापान, सी है सूडान और डी है फ्रांस। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, INS तरकस ने लाल सागर में सूडान की नौसेना के जहाज़ों के साथ प्रैक्टिस यानी कि समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ऑप्शन ए है आयकर दोस्तों, ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है उपभोक्ता जागरूकता, सी है जलवायु परिवर्तन और डी है क्रिप्टो मुद्रा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, जागृत योजना का संबंध उपभोक्ता जागरूकता से है। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो औरंगाबाद का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है संभाजीनगर, बी है धुले और सी है धाराशिव और डी है सतारा। तो ऑप्शन जो है ए महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर है। तो ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो UK, UAE या फिर चीन या फिर रूस। तो भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 38 का ऑप्शन ए जो है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर UK के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो असम, बिहार, केरल या फिर उड़ीसा। तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टाटा पावर सोलर ने केरल राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास, ऑप्शन जो क्वेश्चन 40 है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भारत और रूस, बी है भारत और फ्रांस और सी है भारत और यूनाइटेड किंगडम और डी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 40 का ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी जो है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 का, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने धुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है विप्रो और सी है टाटा इंटरप्राइजेस और डी है ONGC। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। RIL ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं,
जुलाई 2022 में कॉफी फोर्ड बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो पहला है TNAU, या फिर बी है इसरो, डी है DRDO, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसरो जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है? तो जो है ऑप्शन जो है 43 जो क्वेश्चन है, जुलाई 2022 सॉरी भारत में की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो सबसे ज़्यादा यही जो है सीमा साझा करता है। फिर चीन जो है, चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, और नेपाल जो है 1752 किलोमीटर। म्यांमार जो है दोस्तों 1643 किलोमीटर। भूटान जो है 5700 सॉरी 578 किलोमीटर अपनी जो है सीमा साझा करता है। और 104 किलोमीटर है जो है अफगानिस्तान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के साथ 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 जो है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी जेरूसलम है? क्या बगदाद है, या फिर सी है डबलिन? तो 44 का क्या इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, बी ऑप्शन है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि, सी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, और डी ऑप्शन है जनता की भागीदारी। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, और गुजरात में? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, और आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी जो है इसके अनुसार राइट हो जाएगा कि कर्नाटका में भी है। तो 6 राज्य में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारत में वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को, श्रीनगर को, मसूरी को, और दार्जिलिंग को? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो इसमें से कौन सी कला जो है मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है? पहला है कजरी, बी है लघु कला, और सी है सांझी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ए है तेलंगाना, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड, और डी है सिक्किम। तो 50 का जो है वर्ष 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है। तो दोस्तों तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 51 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ लिखी है? तो इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ
लिखी है? ऑप्शन ए है महर्षि दयानंद सरस्वती, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो हैं महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 का। स्टूडेंट्स, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। बी है परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण और सी है दृश्यमान प्रकाश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। परावैंगनी विकिरण को उत्सर्जित होने से अवशोषित कर लेती हैं जो कि हमारी जो है ग्रीन हाउस जो गैसें हैं। तो 52 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। उस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो स्टूडेंट्स सॉरी, जो है अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 53 का। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का, अर्जेंटीना का, नेपाल का और इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल नेपाल का है और इसके साथ श्रीलंका का भी वॉलीबॉल ही राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो थे उनको ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी और निरंजना नदी। तो इसमें से 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करके बताएं। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी के किनारे इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध और कुरुक्षेत्र। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थानेसर ने राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज को राजधानी बनाया गया था। तो कन्नौज जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो आप सभी को पता होगा कि जो मराठा सैनिक थे वो गुरिल्ला मार मतलब छापामार युद्ध करते थे। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। 86 का मराठा सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87 का है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? तो कौन सी तकनीक था? तो पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोमलोपी, ढलाई कास्टिंग। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था। तो मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 88 जो है 88 नंबर क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। बी है ऑप्शन ए है मदफूर अहमद आजाजी, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है बाल गंगाधर तिलक और हसरत मोहानी डी ऑप्शन है। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हसरत मोहानी द्वारा रखी गई थी। तो हसरत मोहानी जी जो थे उनके द्वारा 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 का। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ए है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, बी ऑप्शन है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय और डी ऑप्शन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने के निर्णय को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में
बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जो 16 अगस्त 1905 से प्रभावी हुई थी। तो जो है ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। बंगाल को विभाजित करने का मुख्य कारण बना स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो क्या ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं? तो 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। तो अंग्रेजी जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, बी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, सी ऑप्शन है संघीय बैंक की स्थापना, डी ऑप्शन है शक्ति का विभाजन। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 92 का देख लेते हैं क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 92 का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यह कदम उठाया था। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 93 का जो क्या राइट आंसर हो जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत के राजनीतिक मुद्दे को उठाया। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 94 का, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार मरुस्थल में, बी है केरल में, सी है अंडमान व निकोबार में, और डी ऑप्शन है गोवा में। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। इसका कारण है रेत का अधिक तेजी से गर्म और ठंडा होना। तो दोस्तों, थार जो मरुस्थल है वहाँ पर गर्मियों में 50 के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, और जब रात होती है, मतलब दिन में 50 के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, और जब रात होती है तो माइनस में भी हो जाता है, तो वहाँ ठंड भी लगने लगती है। तो इतना डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में। तो ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 12, बी है 30, सी है 24, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रूढ़ता, प्रवर्सन, मृत्यु और डी जन्म। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा। जन्म संख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? प्रवर्सन, मृत्यु है, जन्म है, लेकिन ये रूढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती, आइजोल, सिलवासा और पोर्ट ब्लेयर। तो जो है 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो ऑप्शन ए है जो राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी, छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चली थी दोस्तों। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। तो जो ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले स्व व्यवसाय शामिल हैं? तो सार्वजनिक
बी ऑप्शन है राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, और सी है निजी क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र। जो ऑप्शन सी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्या टेगा वन है, या फिर टुंड्रा वन है, या फिर अमेजॉन वर्षा वन है, या फिर उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन है? तो 100 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है अमेजॉन वर्षा वन, वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। ये वन पृथ्वी के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।